हेलो दोस्तों, डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग लिखी हुई है। यानी कि इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, न्यूज आई है, तो उसी विषय में हम बात करते हैं। तो ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए उस विषय पे आते हैं, परंतु एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें, बगल में बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको पल पल की खबर मिलती रहे। तो इस विषय में चलिए बात करते हैं, समय न बर्बाद करते हैं कि क्या है बिहार लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग में एक वैकेंसीज आई हुई है जो कि विज्ञापन संख्या 11/2020 है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ विज्ञापन संख्या लिखी हुई है 11/2020। तो ये विज्ञापन संख्या 11/2020 के अंतर्गत कुछ वैकेंसीज आई हुई है। तो इस वैकेंसी विषय में हम बात करते हैं कि वैकेंसीज क्या है क्या नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग में क्या हुई वैकेंसी आई हुई है, तो हम इस विषय में थोड़ा ब्रीफ में पहले बात करते हैं। ये वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई हुई है, शैक्षणिक पद है उसके लिए आई हुई है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि बीपीएससी का ग्रेड पे लेवल 10 की वैकेंसी है, परंतु इसमें एग्जाम्स आपको एक ही देने हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव। आपको बीपीएससी जैसे आप सुने होंगे कि जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, 2-3 पेपर होते हैं, सारे पेपर क्वालिफाई करने पड़ते हैं तब जाकर आपको जॉब मिलती है। परंतु इस जॉब में वैसा नहीं है। आपको केवल और केवल एक ही पेपर एग्जाम देना, वो भी ऑब्जेक्टिव और केवल 40 मार्क्स के। तो ये अच्छी खुशखबरी। चलिए डिटेल में देखते हैं कि क्या है, ये आगे की बात बता दिए। तो इसमें देखते हैं विज्ञापन, जरा पढ़ते हैं इस विज्ञापन में क्या लिखी हुई है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार पटना के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक विद्युत अभियंत्रण के कुल 287 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए पूरा डिटेल नहीं पढ़ते हैं, पर इसको ब्रीफ में समझते जाते हैं कि इनका कहना है कि जो सहायक प्राध्यापक है के लिए कुछ पद आमंत्रित किए हैं, जिस कुल पदों की संख्या 287 यानी कि 287 पद हैं, जो कि आप आयोग का वेबसाइट है www.bpsc.bic.nic.in, जो आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक। और अगर ये पीडीएफ जानना चाहते हैं तो पीडीएफ आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें, डेली न्यूज का टेलीग्राम, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको ये सब खबरें मिलती रहेगी और करंट अफेयर या अन्य प्रकार की जानकारियां मिलती रहेगा। इसलिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा में ही क संख्या में लिखी हुई है, हिंदी में वेबसाइट है, पीडीएफ है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखी हुई है कि किस किस पदों, मतलब किस किस कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी पदें हैं। तो उसमें लिखी हुई अनारक्षित के लिए, मतलब जिसको जनरल हम लोग कहते हैं, उसके लिए 116 पद है और उनमें महिलाओं के लिए 40 पद है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए 29 पदें हैं और महिलाओं के लिए 8 पदें हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। अनुसूचित थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, इससे आपको देखने में सुविधा होगी। चलिए इसको बड़ा करते हैं। अब आप देखिए, अनारक्षित जिसको जनरल बात कर रहे थे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो 29 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 45 पद हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50 पद हैं, जबकि पिछड़ा वर्गों के लिए 35 पद हैं, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 9 पद हैं। इस प्रकार से मिला के कुल पदों की संख्या जो होती है 287 हो जाती है। उसमें से 5 ऐसे पद रखे हुए हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी वजह से आज हम लोग इतने खुश हैं। उन लोगों के जो पोता पोती है, नतनी है, तो उनके लिए 5 पद का आरक्षण किया गया है। तो ये आप देख रहे होंगे, इस पॉइंट में आपको हम दिखाते हैं कि ये कहाँ है। ये देखिए, इस पॉइंट में वही चीजें लिखी हुई है जिसके लिए 5 पदें दी हुई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और कुछ पदें विकलांग जनों के लिए भी आरक्षित की गई है। दृष्टिबाधित के लिए, वीआई के लिए, मूक बधिर के लिए, चलन दिव्यांगता के लिए और मनोविकार दिव्यांगता के लिए, इन लोगों के लिए कुछ पदें आरक्षित की गई है। दूसरी बात में लिखी हुई जो वेतन, जो हमने पहले भी हाईलाइटेड किया था कि वेतन इसका बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि ऑफिसर ग्रेड की जॉब है और बिहार सरकार की जॉब है। वेतन आप देख रहे हैं 57,700, और जो वेतन स्तर है जिसको पे बैंड हम लोग कहते हैं वो 10 है। और दोस्तों आपको बता दें,
बहुत सारे राज्य हैं जहाँ का जो कमीशन लेवल है वो कहीं 6 पे चल रही है, जो केंद्र सरकार की कमीशन पे कमीशन है 7 चल रही है, तो उसके इक्विवेलेंट कमीशन चलती है बिहार में, जबकि ऐसा अन्य राज्यों में नहीं है। बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ केंद्र में 7 पे कमीशन चल रही है पर वहाँ उन राज्यों में 6 पे 5 पे चल रही है, लेकिन बिहार में केंद्र के समतुल्य पे कमीशन चल रहा है। तो वेतन के मामले में भी ये जॉब बहुत अच्छी है। हम बात करते हैं इसकी योग्यता क्या है। आप देखिए शैक्षणिक योग्यता वेतनमान के नीचे ही लिखी हुई है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में हम इंग्लिश वाले को पढ़ेंगे। इंग्लिश वाले को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्शन इसमें आप आगे पढ़ेंगे लिखा हुआ होगा कि जो इंग्लिश में लिखी वो वैलिड है, हिंदी में कुछ त्रुटियां हो सकती है, इस विषय में है, तो इंग्लिश वाला पढ़ेंगे हम। BE, BTech, BS, BSc इंजीनियरिंग, ME, MTech, MS, MTech in इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग with फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी ऑफ द डिग्रीज। मतलब ये संबंध जो डिग्रियां इसमें लिखी हुई है, इस डिग्रियों में से कोई एक या इनके समतुल्य है और फर्स्ट क्लास की डिग्री है, तो आप शैक्षणिक रूप से इस पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी इसमें कुछ नोट्स लिखे हुए हैं कि कौन से इन डिग्रियों होने के बावजूद भी आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। उनके विषय में है कि आप इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विषय में किए हुए हैं परंतु वो डिस्टेंस मोड में हुई है या तो ओपन यूनिवर्सिटी में किए हुए हैं, तो वो डिप्लोमा भी हो सकती है और डिग्री भी, दोनों ये मान्य नहीं मानेगी। आयोग का कहना है कि उसको हम मान्य नहीं मानेंगे। दूसरा है विभागीय, जैसे कि इसमें कुछ विभागीय जो पहले से कार्यरत थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, जैसे कि कुछ निविदाएं पे होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उन लोगों के लिए ये चीजें हैं कि उसमें जो भी होगा बीटेक वगैरह मेहनत की होगी तो उसका लगेगा, शैक्षणिक योग्यता में देना पड़ेगा। और इनका कहना है कि जो शैक्षणिक योग्यता आपसे संबंधित जो प्रमाण पत्र होंगे वो 14 अगस्त 2020 के पूर्व निर्गत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये लास्ट डेट रखी हुई, लास्ट डेट से पहले आप पास हो जो भी है सब कुछ हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आप ओबीसी है तो आपका ओबीसी की बात सॉरी नहीं कर रही है, इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात कर रही है। तो शैक्षणिक योग्यता में जो भी पद है वो जो योग्यता वाली डिग्री है वो पहले से निर्गत होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके बाद आप पास करें 14 तारीख के बाद, वो नहीं इसमें मान्य होगा, इनका ये कहना। ये देखिए जो दोस्तों जो मैंने कहा था कि इंग्लिश वाला ही क्यों होगा, वो इनमें लिखा हुआ है। ये शैक्षणिक योग्यता में किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित योग्यता ही मान्य होगी। इन्होंने ये लिखा हुआ इसलिए इंग्लिश वाला पढ़े हम लोगों ने। अब इसमें है कि उम्र सीमा क्या है, तो इनका उम्र सीमा मानना है कि यदि आप 1 अगस्त 2020 जो इच्छुक उम्मीदवार हैं इसको फिल करते हैं कि न्यूनतम उम्र 22 वर्ष सॉरी माफ कीजिएगा 22 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जितने भी जॉब्स होते हैं उसमें अपर एज और लोअर एज रिस्ट्रिक्टेड होती है, पर इसमें लोअर एज रिस्ट्रिक्टेड है पर अपर एज का कोई विशेष रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वैसे भी लोग जो जिनको लगता है कि अभी दूसरे काम में कर रहे थे पर उनको लगता है कि नहीं हम एक जॉब लेना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा पद है, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें कुछ एग्जाम्स का चयन किस प्रकार से किया जाएगा, इस विषय में बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मात्र 40 नंबर के एग्जाम्स होने हैं, बाकी एग्जाम्स नहीं होने हैं। और एक साक्षरता, मैंने साक्षरता का विषय में नहीं बताया था पहले। एक इंटरव्यू होगा जो 15 नंबर का होगा, बाकी किसी भी प्रकार का एग्जाम इसमें नहीं लिया जाएगा आपसे। तो इस विषय में देखते हैं कि क्या है एग्जाम्स का। तो एग्जाम्स के विषय में यदि हम देखते हैं तो एकेडमिक जो आपका रिकॉर्ड है उस पर 20 अंक दिए जाएंगे। तो वो 20 अंक कैसे दिए जाएंगे, मैक्सिमम 10 अंक आपको मिलेंगे जो आपने एमटेक एमई एमएस में प्राप्त किए उनसे मिलेंगे 10 अंक मैक्सिमम, वो डिपेंड करते हैं वो कैसे कैसे देते हैं। और 5 अंक आपको मिलेंगे अगर आपने बीएससी किए हैं, बीई किया है, बीएस किया है, बीएससी इंजीनियरिंग किया या बीटेक किया, उनमें से आपको 5 अंक मिलेंगे। और 5 अंक आपको मिलेंगे जो आपने पीएचडी से, यदि आपने पीएचडी किया है तो 5 अंक उससे मिलेंगे। दूसरा है कि 40 आपको बताया था एक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव लिखी हुई है कि एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। तो इस परीक्षा में क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा में 80 प्रश्न होंगे और 2 घंटा का प्रश्न होगा, परंतु अंक जो है वो 40 ही होंगे। किसी नकारात्मक शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया है, तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि कोई भी ऐसे बीपीएससी में नकारात्मक नहीं होगी। आप 80 के 80 प्रश्न बना सकते हैं, किसी भी नेगेटिव का नहीं है। इसमें है कि जो पाठ्यक्रम गेट में पूछे जाते हैं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी किए होंगे तो आप गेट के एग्जाम के बारे में जानते होंगे।
तो उसी गेट का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे एग्जाम्स होंगे जो कि 40 अंक के होंगे। उसमें से जितना आप अंक लाते हैं वो आपके अंक में जोड़ा जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं जो आगे लिखी हुई है कि जो साक्षरता होगा उसका सिलेक्शन आपके एकेडमिक रिकॉर्ड पे नहीं होगी। जो आपने एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स में जितने भी अंक आपने प्राप्त किए उसके अनुसार से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को, जिनको साक्षरता में बुलाया जाएगा, साक्षात्कार में बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। उसमें आपको 15 अंक मिलेंगे। ये हो गया प्लस 25 अंक किसके लिए, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कुछ जो नियोजित शिक्षक होते हैं, सहायक प्राध्यापक जो टीचर थे, टीचर नहीं मतलब प्रोफेसर थे जो, तो उन लोगों को मिला जाएगा। प्रत्येक एक वर्ष के लिए उनको 5 अंक मिलेगा। अगर दी कोई ऐसा वर्ष जिसमें वो 6 महीना क्रॉस कर चुके हैं तो उनको 1 वर्ष माना जाएगा, तो उन लोगों को मिला। इसमें अब देखिए लिखा भी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं को 5 अंक प्रतिवर्ष मिलेंगे और मैक्सिमम 25 अंक ही मिल सकते हैं। तो ये हुई कि आपको स्वयं किस प्रकार से चुने जाएंगे और उसमें कैसे मिलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या लिखी हुई है। ये मैंने पहले ही जो आपको बताया था कि किस प्रकार से अंक दिए जाएंगे, उन्होंने लिखा हुआ है कि लीप ईयर्स की गणना जो है सो 1 वर्ष में ही मानी जाएगी और 6 वर्ष से अधिक माह की अवधि को पुनर्वर्ष मान के जो है सो वेटेज दिया जाएगा। दोस्तों उसमें से कुछ देर पहले था AICTE द्वारा जो प्राप्त अंक वगैरह होता है या CPG द्वारा जो प्राप्त अंक है उस पर भी जो एकेडमिक में रिकॉर्ड में परसेंटेज दिया जाएगा। तो उस विषय में ये चीज़ें लिखी हुई है, कितना अंक मिलेगा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके जितनी डिग्री हैं जब आप फॉर्म करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास यदि बिफोर 14 अगस्त के हैं तो आप सबमिट कर दें। अब देखते हैं, अब इस एक बात और जो मैंने पहले ही भी आपको बताई थी, साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि शॉर्टलिस्ट जो किया जाएगा इंटरव्यू के लिए वो सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। हम आगे बात करते हैं कि क्या है क्या ऑनलाइन में आरक्षण। ऑनलाइन के लिए आप आवेदन करते हैं, ऑनलाइन की प्रक्रिया वैसे ही आपको फोटो लगेंगे, सिग्नेचर लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी रखिएगा जो कि आपको लगेंगे। दूसरी बात है इसमें जो भी आरक्षण का लाभ मिलेगा वो बिहार के मूल निवासियों को सिर्फ मिलेगा। यदि आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट के अनुसार से फाइट कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। आगे उन्होंने ये पूरा पैराग्राफ में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यही सब बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या है इसमें। हाँ, आगे हम देखते हैं कि साक्षात जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें लगेगी, इस पर एक सरसरी निगाहों से देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा जो कि आपको जन्मतिथि के लिए माना जाएगा। स्नातक की डिग्री लगेगी आपको। स्नातक का अंक पत्र देना पड़ेगा ताकि आपको वेटेज जो दिया गया सही दिया गया, आपने जो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप के समय सही भरा था नहीं उसके लिए जाँच की जाएगी। और आपने अगर MSc या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री की हुई है तो उनका प्रमाण पत्र लगेगा। और अंक प्रमाण पत्र, अंक हर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका उसका हर का प्रमाण पत्र आपको आवश्यक है। PhD आपने किया है, आपने दावा किया कि मैंने PhD किया तो PhD का भी सारी चीज़ें लगेगी आपको। और विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा जो आपको CGPA मिलता है, पहले तो अंक मिलते थे, CGPA मिलते हैं, वो भी चीज़ें आपको वहाँ लेके जानी पड़ेगी। और अगर दी आपने किसी भी प्रकार का पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या कैटेगरी वाइज अपने आप को डिफाइन किया है तो आप जिस कैटेगरीज के हैं उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारी चीज़ें ओरिजिनल भी लगेगी और जेरोक्स तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये चीज़ें हैं इसमें। और दूसरी चीज़ें क्या है कि इसमें फ़ोटो लगेंगे आपको। ये उन्होंने कहा है कि अगर आप मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या फिर यदि आप उन चीज़ों को सबमिट किए हैं तो जो जो चीज़ आप सबमिट किए हैं बेसिकली इतना कहा जाए तो वो चीज़ें आपको लगेगी। पहचान पत्र एक लगेगा ही आपको, जो ले लें आप पैन कार्ड के रूप में, और 4 रिसेंट फोटोज लगेंगे आपको। इतना चीज़ लेके आप साक्षात्कार में जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनका शुल्क के विषय में बात करते हैं कि शुल्क कितना है। अभ्यर्थियों के शुल्क जो है सो सामान्य वर्गों के लिए 750 रुपये है। बिहार के केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 200 रुपये हैं। और बिहार राज्य के महिलाओं के लिए 200 रुपये, चाहे किसी भी कास्ट के कैटेगरीज के हों। दिव्यांगों के लिए भी 200 रुपये है, किसी भी के मतलब हो।
जबकि शेष सभी अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 ही हैं जो जनरल के चार्ज हैं। आप इसमें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज आपको न्यूज मिल रही है परंतु फॉर्म का फिलअप आज से स्टार्ट नहीं हो रही, वो 13 जुलाई से स्टार्ट हो रही है फॉर्म का फिलेशन। तो 13 जुलाई से फॉर्म का फिल होगा, उसके बाद 30 जुलाई तक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा। और जो आप आवेदन किए उसको शुल्क जो भुगतान करना है वो 7 अगस्त तक होगी, जबकि आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14 अगस्त रखी गई है। परंतु रजिस्ट्रेशन आप देख लें, रजिस्ट्रेशन इसी माह में होना है अंतिम तक, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन प्रथम कर लें। बाकी बात चीजें आप लेट से भी करें तो अच्छा है, अन्यथा आप एक ही समय में सारी चीजें कर लें और समय पे ही कर लें। इन्होंने ये कहा है कि आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निर्धारित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2020 पूर्वाह्न 2 बजे है। मतलब जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उससे प्रिंट आउट निकालेंगे, उसकी एक हार्ड कॉपी निकालेंगे और प्रमाण पत्र जो भी आपने सबमिट किया उसका एक जेरॉक्स कॉपी लगा के जो आवेदन आपने किया है उसके पते पे भेज देना है, आयोग के पते पे, जो कि नीचे दी हुई है। सभी चीजें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा। यानी कि आपने आज रजिस्ट्रेशन किया तो आगे की प्रोसेस आज नहीं हो पाएगी, वो प्रोसेस आपकी कल होगी। तो आज आप आवेदन करें तो कल शुल्क का भुगतान करेंगे आप लोग। आगे इस चीजों को हम देखते हैं। एक ईमेल आईडी वगैरह चाहिए, जो आप जानते हैं फॉर्म भरते वक्त आपको ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह रहनी चाहिए कि कभी भी आपको ईमेल के द्वारा या फिर फोन में मैसेज करके सूचना दी जा सकती है कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। अन्य सभी जानकारियां आपको उससे मिल सकती है एवं इसलिए उस चीज़ों को हमेशा अपडेट रखें। उस नंबर ईमेल को अनावश्यक रूप से चेंज ना करें एवं हमारे ग्रुप से जुड़े रहें, हमारे चैनल से, जिनसे आपको ये सब चीज़ों की खबर हमेशा मिलती रहेगी। और जो भी आपने जो हार्ड कॉपी डाउनलोड की है उसको एक भेजना ही है और एक अपने पास भी सुरक्षित रखनी है आगे के लिए। ये सब चीज़ें लिखी हुई है और विशेष किसी भी प्रकार की सूचनाएं नहीं है। तो इस चीज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, इस जो इंजीनियर हैं खासकर और टीचर रखने, प्रोफेसर बनने का हुनर रखते हैं, जज्बा है कि हम प्रोफेसर बनना, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, खैर कोई नहीं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद एक बार फिर से आपका, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें।